Mangal Maitri student, now today next part of chapter federalism, the decentralization. We know that in a federal government power का division है between central government, state government and local government. Today we understand with the word of local government. It's called the system of decentralization. इसको हम ऐसे समझें कि यदि सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है तो उससे बहुत सारी गलतियां काम करते समय हो सकती हैं या उसकी निगाहें कई जगह पर नहीं पहुंच सकती, इसलिए रूट लेवल तक पावर को पहुंचाया गया है। रूट लेवल क्या है? रूट लेवल है हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे शहर, यानी कि सत्ता का सुख उन सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए जो कि सबसे नीचे पायदान पर हैं। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया और डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसमें कई सारी बातों को जोड़ा गया। पहली बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन है क्या। Decentralization means when the power taken from the center and state government and given to the local government, local bodies। हम यहाँ देख रहे हैं कि पावर को ले लेना किससे? सेंटर और स्टेट से, सारी पावर नहीं, कुछ पावर्स को ले लेना और उसको लोकल गवर्नमेंट को दे देना, इसी को कहलाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि सपोज गांव के अंदर एक गांव में नल लगवाना है तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या सीधे मुख्यमंत्री की या सीधे सेंटर की बात करें तो प्रधानमंत्री की? नहीं, ये जिम्मेदारी दे दी गई है ग्राम के प्रधान को या ग्राम के सरपंच को। आप देखिए कि यदि जो डे बाय डे के वर्क हैं या डे बाय डे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन लोकल स्तर पर ही निपट जाए, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। यानी कि डे बाय डे की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट आया और इसको 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करके ये बातें जोड़ी गई। यदि हम कहें एडवांटेज कि क्या एडवांटेज इसमें दिए गए, तो पहला कहा सबसे बड़ा स्टेप ये उठाया गया 1992 में। ये ईयर आपको ध्यान रखना है 1992 फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन। आप ये भी कह सकते हैं क्या 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट थी या नहीं थी? तो आंसर होगा थी, लेकिन सभी राज्यों में नहीं थी, सभी शहरों में नहीं थी, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थी। लेकिन 1992 के बाद भारत के सभी राज्यों के गांव और शहरों में लोकल गवर्नमेंट बनाई गई थी। इसमें क्या किया? सबसे पहले क्या? रेगुलर इलेक्शन होंगे, यानी कि 5 साल के लिए जो आपके ग्राम में प्रधान है वो रह सकते हैं, 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, वो दोबारा चुने जा सकते हैं या दूसरा व्यक्ति आ सकता है, यानी रेगुलर इलेक्शन होने हैं। यदि हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो आप देखते हैं आपके शहर में जो बड़े शहर हैं जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पर चुनाव होते हैं और वहां के अध्यक्ष का चुनाव होता है जिसको मेयर कहा जाता है। ये जो पावर है डिसेंट्रलाइजेशन की, ये अर्बन क्षेत्र में, अर्बन एरिया में अलग है और रूरल एरिया में अलग है। यहां रेगुलर इलेक्शन के बाद और क्या स्टेप उठाया गया फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन? तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ST, OBC, यानी कि सीटें रिजर्व करी गई, कुछ सीटें गांव में, कुछ सीट्स शहरों में रिजर्व की गई फॉर द SC, ST एंड OBCs के लिए, ताकि सभी जाति के लोगों को समान प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन मिल सके सत्ता में। अगला काम किया 1/3 सीट्स, यानी 1/3 सीट रिजर्व फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। आप इसको समझें कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में आपने देखा होगा कि सुनने में आता है कि यहाँ की इस बार की सीट रिजर्व कर दी है महिला के लिए। तो आप देखिए महिला कैंडिडेट यानी वुमेन उसके लिए इलेक्शन लड़ती हैं और वो जीतती हैं तो आगे सत्ता में पहुंचती हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप था जो कि 1992 में लिया गया फॉर द रूरल एंड अर्बन local government to reserve the seat 1/3% seat for the women candidate. Next है creation of state election commission।
जैसे कि जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है तो सारी जिम्मेदारी सेंटर इलेक्शन कमीशन की होती है, चुनाव आयोग की होती है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए भी हर एक राज्य में अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। ये भी सब संभव हुआ 1992 के बाद। नेक्स्ट आता है सम पार्ट ऑफ रेवेन्यू। देखिए, सरकार को अपने चलाने के लिए सुविधाएं लोगों को देने के लिए, जैसे सड़कें बनाने के लिए, कुएं खुदवाने के लिए, तालाब खुदवाने के लिए, गांव में नल लगवाने के लिए और बहुत सारे अन्य कामों के लिए पैसे की जरूरत होती है, जिसको हमने कहा रेवेन्यू। तो लोकल गवर्नमेंट का जो पूरा रेवेन्यू है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर देती है। मैंने यहां लिखा केवल स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ज्यादा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देती है और कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है टू रन द लोकल गवर्नमेंट सक्सेसफुल। तो आज हमने जाना फेडरलिज्म का एक और पार्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है टेक द पावर फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिव टू द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है, एक अर्बन एरिया में और एक रूरल एरिया में। ये हम अगले पार्ट में जानेंगे कि अर्बन गवर्नमेंट और रूरल गवर्नमेंट को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। इट्स ए वेरी फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म टू शेयर द पावर अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स। हम बार बार यही बात कर रहे हैं इन दोनों चैप्टर में, जो इससे पहले था पावर शेयरिंग और ये फेडरलिज्म। इन दोनों चैप्टर की खास बात यह है, ये समझाते हैं कि भारत में किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के पास पावर नहीं है, पावर को अलग अलग जगह बांटा गया है। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होने का बहुत कम अंदेशा होता है, क्योंकि सत्ता में सभी को बराबर भागीदारी दी गई है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।